मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हम एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, लेकिन कैसा सर्कल है? वर्टिकल। लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम की है v1 एंड हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अज्यूम की है v2। लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स तो कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। एंड टेंशन कहाँ होगा? अपवर्ड। ठीक है, तो दिस mg माइनस t1, mg माइनस t1 इक्वल टू होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर, यानी mv1 स्क्वायर बाय क्या होना चाहिए? r। कहाँ पर बात कर रहे हैं हम? एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे mg माइनस t1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास? mv1 स्क्वायर बाय r। बट एट पॉइंट बी क्या होना चाहिए? टेंशन एंड वेट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम सेंटर। तो इन दैट केस mg प्लस t2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? mv2 स्क्वायर बाय r। दैट इज एट पॉइंट बी। तो ये हमने जो लिखा है पॉइंट ए पे लिखा है, और ये कहाँ लिख रहे हैं हम? पॉइंट बी पे। ना हम एक अजम्पशन लेते हैं यहाँ पर कि पॉइंट बी पे T2 जो है वो 0 है, बिकॉज हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए सो दैट ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेज द पॉइंट बी, एंड वहां पर टेंशन क्या होना चाहिए? 0। तो इन दैट केस mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? mv2 स्क्वायर बाय r। m और m कैंसल, तो v2 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? जी आर, यानी वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट जी आर। किस पॉइंट पे आ गई है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई रूट जी आर। अभी ये लो, ये जो लो पॉइंट है पॉइंट ए, यहाँ पर भी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टेंशन के लिए यूज होगा, अभी टेंशन की बात नहीं करते, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? v1 फाइंड करना है। v1 के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होनी चाहिए इसमें? काइनेटिक एनर्जी। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो जो लोएस्ट पॉइंट है क्या लगा रहे हैं हम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? अच्छा, लोएस्ट पॉइंट पे केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? लोएस्ट पॉइंट पे भी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगी। एंड जो टॉप पॉइंट बी है यहाँ पर भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए 0, क्योंकि हमने अज्यूम किया है जस्ट ग्राउंड को टच करते हुए जा रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम v1 स्क्वायर। पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? ये पूरे के पूरी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2r। ग्राउंड से हाइट क्या होना चाहिए? डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू 2r, एंड काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम v2 स्क्वायर। हो गई सब? अब क्या होगा? m तो कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एंड v1 की वैल्यू जैसा हमें पता है क्या थी? रूट जी आर। सॉरी, v2 की वैल्यू थी ना, v1 तो फाइंड करना है हमें। 2mgr प्लस हाफ m अंडर रूट जी आर का स्क्वायर। m सब में से क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 को चाहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो v1 स्क्वायर क्या आएगा? 4gr प्लस जी आर, यानी v1 स्क्वायर 5gr, यानी v1 क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 5gr। दैट मीन्स लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है रूट जी आर, यहाँ पर 5gr। अगर मिड में कहीं फाइंड करेंगे तो आएगी अंडर रूट 3gr।
ऐसे ऑड मल्टीपल्स चलते हैं। तो तुम लोगों ने यहाँ पर अभी तक क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली इन वर्टिकल सर्कल। अब कभी कभी क्या होता है, ये लोग टेंशन भी पूछ लेते हैं, ऑल्सो फाइंड द टेंशन। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा हमें ये भी फाइंड करना है। एंड हाँ, ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे ऐसा आएगा ना, ये उल्टा लिखा हुआ है हमने, ये आएगा T1 माइनस एम जी। टेंशन ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो अब हमें T1 फाइंड करना है। अभी हमने देखा T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एम वी वन स्क्वायर बाय आर। नाउ हमें टेंशन भी फाइंड करना है यहाँ पर, एंड V1 क्या था हमारे पास, रूट 5GR। तो T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ से सॉल्व करके, 5mg। आर और आर कैंसल। इन दिस वे टेंशन एट पॉइंट ए क्या आता है हमारे पास, 6mg, दैट इज 6 टाइम्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना टेंशन होगा तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता हुआ वापस नीचे आएगा। और वेलोसिटी क्या बोली मैंने, लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5GR, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट GR, एंड टेंशन क्या होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे, 6mg, 6 टाइम्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हमारे पास डेरिवेशंस ऑफ वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी में पहला डेरिवेशन क्या है हमारे पास, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m एंड इनिशियली एट रेस्ट, हमने इसको मूव किया विथ वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। नाउ वी नो वर्क डन जो होता है, स्मॉल वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू f डॉट ds, होगा ऐसा। नाउ फोर्स मीन्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाय dt लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मास इनटू dv इनटू क्या लिख सकते हैं हम इसको, ds बाय। नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो हम इसको v लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्या आएगा, एम वी डी वी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू, इधर अभी एम वी डी वी बाकी है, एम कांस्टेंट है, वी का इंटीग्रेशन करें क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से ये जो वर्क डन आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एंड इसका फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वर्क डन। सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी ही इसका भी डेरिवेशन होता है, एंड स्टार्टिंग इसकी भी हम इसी से करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस। नाउ वर्क डन में फोर्स को क्या लिख दिया हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड अगेन एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, dv बाय dt, एंड ds बाय dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो mv dv ऐसा आ जाएगा ये। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, लेकिन हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम u टू v, क्योंकि वेलोसिटीज यहाँ दो है तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। एंड कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, फ्रॉम u टू v। W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, m तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2।
नाउ इसमें लिमिट अप्लाई करें हम लोग, क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू। तो वर्क डन आ गया एम वी स्क्वायर बाय टू माइनस एम यू स्क्वायर बाय टू। इन दिस पे वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रूव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को कौन सा थ्योरम बोला है हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो सकता है, जहां भी वर्क डन फाइंड करने के लिए बोले और तुम्हारे पास वेलोसिटीज हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको प्रूव करना है यूजिंग अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, हमें क्या बताना है, एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अभी सबसे पहले हम कहाँ थे, एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की, जैसा कि हमने इसको h हाइट पे लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की m इंटू जी इंटू एच। बट एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज यू इज जीरो। यानी पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिला के क्या मिलेगी हमें। नेक्स्ट आते हैं हम एट पॉइंट बी। हमें प्रूव ये करना है कि तीनों ही पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है उसका सम सेम रहता है। पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने स्मॉल भी कंसीडर किया है एंड जो हाइट है इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो हाइट क्या हो गई, एच माइनस एक्स। अब यहाँ पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी एम इंटू जी इंटू हाइट यानी कि एच माइनस एक्स। बट अब हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है एंड जैसा हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स होगा इस केस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स है। एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वी स्क्वायर आ जाएगा, यू तो जीरो था हमारे पास, तो इस तरह से वी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, टू ए एक्स। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अभी हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी है ना। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आगे हमारे पास, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। ना वी स्क्वायर हमने फाइंड किया क्या है, टू ए एक्स, ठीक है। और हाँ अच्छा, एक और चीज, इसमें हम फ्री फॉल करवा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो ए की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, जी। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, एम जी एक्स। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास एम जी एच माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई इस केस में, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स। एम जी कॉमन ले लें, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो अगेन देखो पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आती है, एम जी एच। अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट यानी कि पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी तो वी हो गई लेकिन हाइट क्या हो गई, जीरो। तो एट पॉइंट सी जब हम बात करेंगे, पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। बट काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम अगेन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या लगाएंगे, टू जी एच। एच क्यों, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एच। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यू तो जीरो था, इस तरह से वी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, टू जी एच। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर यानी हाफ एम
2gh, यानी mgh आ गई काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इस केस में भी क्या हो गई हमारे पास, 0 प्लस mgh, दैट इज mgh. So energy is conserved during the flight of an object, free fall of an object. इससे क्या प्रूव किया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 3 पॉइंट्स पे हमने एनर्जी फाइंड कर ली, पॉइंट ए पे भी mgh आ गई, पॉइंट बी पे mgh, एंड पॉइंट सी पे भी क्या आ रही है हमारे पास, mgh। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया एंड लीव कर दिया, तो ऑब्वियसली इसमें क्या आ जाएगी, स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एंड हमें वही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है स्प्रिंग की। जैसा कि हमें पता है, इन केस ऑफ स्प्रिंग द फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। दैट मीन्स हमने जो फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स। नाउ वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डी एक्स आएगा हमारे पास वर्क डन, एंड यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यू क्या बन जाएगा, एफ की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, के एक्स। माइनस साइन नहीं लेना, वो जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है दैट इज अपोजिंग इन नेचर। के तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ जाती है के एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। स्प्रिंग के केस में तुम लोगों से इसका एनर्जी कंजर्वेशन डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग के केस में जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज, एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट आते हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें हमने क्या अज्यूम किया है कि लेट देयर आर टू मासेस, ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ u1 एंड u2, बट इनमें एक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2। तुम्हें ये सब चीजें वर्ड्स में पहले लिखना होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच मींस जिस वेलोसिटी से इनिशियली आ रहे थे, दैट मींस u1 u2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये प्रूव करना है हमें। पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होना चाहिए, m1 u1 m2 u2 इक्वल्स होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। ये किससे लिखा हमने, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने ये चीज लिखी है, ध्यान रखेंगे ये सब लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको m1 वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, तो m1 u1 माइनस m1 v1, m2 वाले पार्ट जो है, m2 वाले टर्म्स उनको राइट साइड ले जाते हैं, m1 यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आएगा, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ना ये हमारे लिए बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, ध्यान रखेंगे सब लोग, ये क्या आई है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब आते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ
m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर होना चाहिए था। हाफ तो सब में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब m1 वाले टर्म हम लेफ्ट में ले आए एंड m2 वाले टर्म कहाँ ले गए, राइट में। m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u1 m2 u2 स्क्वायर, यहाँ से m1 कॉमन ले लो, u1 स्क्वायर माइनस क्या आ गया v1 स्क्वायर, यहाँ से m2 कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस क्या आ गया u2 स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन। ये m2 कैंसल, m1 कैंसल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे इसमें, क्या आएगा न्यूमरेटर में, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन में देखो u1 माइनस वी1 ही था, इक्वल्स टू में इसमें भी वही लगा दे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 होल अपॉन क्या है हमारे पास v2 माइनस, ये टर्म हो गए कैंसल। इस तरह से हमारे पास आ जाता है u1 प्लस v1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास v2 प्लस u2। नाउ u1 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या आ गया v2 माइनस v1। ये एक पहला डेरिवेशन बन सकता है जो यहाँ तक आ सकता है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि u1 u2 से ये दोनों ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहे थे एंड v1 v2 से क्या जा रहे हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से हमने प्रूव किया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसके आगे देखो डेरिवेशन में तुम्हें ये फाइंड करने के लिए आ सकता है कि v2 और v1 की वैल्यू फाइंड करना है। ना जैसे अभी हमने देखा u1 माइनस u2 क्या है हमारे पास, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ना यहाँ से ना हम v2 की वैल्यू निकाल लें, तो u1 माइनस u2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास v1। एंड इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई थी कौन सी, ये या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली जो इक्वेशन थी उसका यूज करो और उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू क्या था हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें हम v2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये हमारे पास इस तरह से m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास u1 माइनस u2 प्लस v1। तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग तो m2 u1 m2 u2 प्लस m2 v1। अब v1 वाले टर्म को यही छोड़ दो, बाकी हमें क्या है v1 वाले टर्म यही छोड़ देते, बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास देखो m1 u1
माइनस में क्या आ जाएगा, m2u1, ये वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आए, m2u2 माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब 2m2u2। v1 वाले टर्म जो बचे हैं हमारे पास यहाँ, इनमें से v1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 प्लस m2, होगा ऐसा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, u1, 2m2u2। नाउ डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय m1 प्लस m2, ये सभी को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, m1 प्लस m2 से। तो इससे हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसके अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2, और इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमने v1 के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास इस तरह से। ऐसे ही हम सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी ये वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी आ गई, सेकेंड के लिए क्या होगी, 2 और 1 को इंटरचेंज कर दो, मतलब ये m2 माइनस m1, u1 की जगह क्या हो जाएगा, u2, अपॉन में यही रहेगा m1 प्लस m2, इक्वल टू प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब इसमें तुम्हारे पास क्या आ सकता है, जैसा मैंने ये बताया, डेरिवेशन तो आएगा ही, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस पे। तो ये दोनों फॉर्मूले लर्न करके रखना है हमें, डेरिवेशन कैसे करना और फॉर्मूले भी याद रखेंगे। जैसे हमने v1 के लिए यहाँ से v2 की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही अगर तुम्हें v2 की वैल्यू चाहिए तो फाइंड करना है, जो हमने सेकंड फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट लिखा है, ये कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ v1 की वैल्यू निकालना और वो v1 की वैल्यू इसमें पुट करना। तो सॉल्व करने से तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v2 की। देखो इसमें स्पेशल केसेस भी आ सकते हैं, व्हेन द बोथ मासेस आर इक्वल, या फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट इन एट रेस्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो, ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो वो भी देख लेंगे एक बार। बट अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पे। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलिजन किया, एंड आफ्टर कोलिजन वो डिफरेंट एंगल्स पे जाते हैं। फर्स्ट वन जा रहा है थीटा एंगल पे, एंड सेकंड वन जा रहा है फाई एंगल पे। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट की u1 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की क्या है, u2, बट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हो गई v1 v2, बट एंगल पे आ रही है। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन। v1 का रिजोल्यूशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, v1 cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, v1 sin थीटा। ऐसे ही हम v2 का रिजोल्यूशन करें तो इस तरफ आएगा हमारे पास v2 sin फाई, और इस तरफ क्या आएगा हमारे पास, v2 cos फाई। पहले हम हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को इक्वेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की बात करें तो पहले वाला मोमेंटम है m1u1, लेकिन बाद वाले क्या आ जाएंगे हमारे पास, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को हमने जब इक्वेट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली बन गई। यहाँ क्या लगाया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है, क्लियर है। सेकंड आते हैं हम वर्टिकल मोमेंटम पे। वर्टिकल मोमेंटम में इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम था 0, एंड फाइनल हो गया हमारे पास m1 v1 साइन थीटा माइनस, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस लिया मैंने,
m1 v2 m2 v2 sin phi। इन दिस वे m1 v1 sin थीटा क्या आ जाता है हमारे पास, इक्वल टू m2 v2 sin phi। तो ये दो रिलेशन है, इसको याद रखेंगे सब लोग। एक हमारे पास फर्स्ट ये वाला आता है जो जिसमें हमने क्या लगाया है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को क्या लिया है, कंजर्व रखा है, एंड सेकंड वन में हमने वर्टिकल मोमेंटम को कंजर्व रखा है। नाउ इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक और डेरिवेशन आ सकता है, इफ बोथ द मासेस आर इक्वल, क्या आ सकता है, इफ बोथ द मासेस आर equal then show that after collision the angle between them is 90 degree। ठीक है, क्या लेना है हमने, क्या डेरिवेशन क्या होगा, if both the masses are equal show that theta plus phi is 90 degree। तो वो डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, क्या प्रूव करने के लिए आएगा, क्या प्रूव करना होगा कि थीटा प्लस फाई क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। इफ m1 m2 बोथ आर इक्वल, जिसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, m, इस केस में हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ मासेस आर इक्वल, सो फर्स्ट इक्वेशन होगी mu1 इक्वल टू mv1 cos थीटा प्लस mv2 cos फाई। सो u1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये क्यों कर रहे हैं मैं आगे बता रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो u1 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos फाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो इस तरह से अभी हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आई जहां मैंने क्या लगाया है, होल स्क्वायर लगा के इक्वेशन बना ली, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन कहां से आएगी, सेकंड वाले से, वर्टिकल वाले पार्ट से। तो वर्टिकल वाले पार्ट में हम देखें तो m v1 sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा, m v2 sin फाई। नाउ m और m तो हो गए कैंसल। नाउ v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसमें भी अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं हम, v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई इक्वल्स टू 0 में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या आएगा हमारे पास, देखो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2v1 v2 साइन थीटा इंटू साइन फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। पर ध्यान रखना है 0 इधर लेके, मतलब मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0 इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2v1 v2 साइन थीटा साइन फाई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये सेकेंड। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, u1 स्क्वायर, इन दोनों में से v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से v2 स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में से 2v1 v2 कॉमन ले लें, आएगा cos थीटा cos फाई
माइनस साइन थीटा साइन फाई। और जैसा कि हमें पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, एंड ये भी एक आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो इस तरह से हमारे पास आता है u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1v2 कॉस थीटा प्लस फाइव। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे हमने छोड़ दिया इसको। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा लॉ लगा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 हाफ, m1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि मासेस सेम है, तो इनिशियली m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर। हाफ और m कैंसिल ले, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस 2v1v2 कॉस थीटा प्लस फाइव, कैंसल, मतलब माइनस 2v1v2 कॉस थीटा प्लस फाइव क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया ऐसा। तो इन दिस वे कॉस थीटा प्लस फाइव आ गया 0। नाउ कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 होता है 90 डिग्री पे, पाई बाय 2 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा प्लस फाइव आ गया हमारे पास पाई बाय 2 रेडियन में, और डिग्री में कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि इफ टू masses आर इक्वल इन oblique collision, that is in two dimensional collision, then the after collision the angle between them is 90 degree.